आज हम बात करेंगे साइंस का एक न्यू चैप्टर लेके, जिसमें हम देखेंगे गति के समीकरण क्या होते हैं। ठीक। अब सबसे पहले अगर गति के समीकरण देखना है तो सबसे पहले ये देखेंगे गति होती क्या है। ठीक, बात करेंगे गति की। तो गति हमारी है क्या? गति हमारी क्या है? मान लिया कोई व्यक्ति है या है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक। अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया होगा, इसका मतलब कोई ना कोई ये गति से गया होगा ना। जब गति होगी तभी तो ये यहाँ पर पहुँचा, तो यही हमारी क्या है? गति है। समझ में आई? ठीक। अब बात करते हैं जो हमारी इक्वेशन है, गति की इक्वेशन कैसे बनती है। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हिंदी में बोलेंगे गति के समीकरण। अब देखो, गति के समीकरण होते कौन कौन से हैं। पहला देखो, हमारा गति का समीकरण क्या है? v इक्वल u प्लस at। v इक्वल u प्लस at। दूसरा क्या है? s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। ठीक। ये हमारे गति के 3 फार्मूले होते हैं। अगर इन्हीं फार्मूलों को देखा जाए गुरुत्वाकर्षण में, ठीक, अगर गुरुत्वाकर्षण में, अच्छा बताओ, अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी का मान हमारा बढ़ेगा या घटेगा? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, कोई वस्तु फेंकी गई, ये ऊपर जा रही है। ठीक, तो हमारा नॉर्मल हमारा जी का मान कितना होता है? 9.8। तो अच्छा बताओ, अगर कोई वस्तु अगर ऊपर फेंकी जा रही है तो जी का मान घटेगा या बढ़ेगा? ऊपर अगर हम जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। और अगर नीचे जाएंगे तो जी का मान हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है वो है तो पृथ्वी में ही। जैसे कोई हम वस्तु फेंकते हैं तो जाती कम स्पीड से है लेकिन आती बहुत स्पीड से है। इसका मतलब जब नीचे हम आएंगे तो हमारा जी का मान बढ़ेगा। अब अगर इस कंडीशन में देखें, अगर कहीं पे अगर दिया जाए कभी जी के केस में, अगर गुरुत्वाकर्षण में देखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा फिर? v इक्वल यू प्लस जी टी। ठीक, यानी एक ये हमारा त्वरण के केस में है, ये हमारा त्वरण है। तो अब ये देखो, यहाँ पे देखो, सिर्फ यही चीज चेंज होगी बस। ठीक, अब एस के केस में अगर कुल दूरी के देखा जाए तो यू टी प्लस हाफ जी टी। इसके केस में अगर देखा जाए v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर टू जी एस। ठीक, ये चीज समझ में आई? फार्मूला अगर कैसे बनाना है, अगर जी की गुरुत्वाकर्षण के केस में होगा तो जी टी होगा। ठीक, तो हमारा ए की जगह पे क्या आएगा? सिर्फ जी आ जाएगा। ठीक, इतना नोट करो।
नोट हो गया। देखो ये तो है डायरेक्ट फार्मूले, ठीक। अब अगर पूछा जाए कि ये फार्मूले निकले कहाँ से, ये फार्मूले यहाँ पे आ कैसे गए, मतलब कैसे पता चला कि हमारे यही से फार्मूले हैं। अगर पूछा जाए कि अगर इनको डेरिवेशन के अनुसार निकालो तो कैसे निकालोगे, देखो ठीक। तो अगर माना कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु है, ठीक। माना कोई वस्तु है वो अपनी निश्चित दिशा में चल रही है, ठीक। अब अगर ये निश्चित दिशा में चल रही है, ठीक, तो इसका अगर प्रारंभिक वेग देखा जाए तो हमारा क्या होगा, क्योंकि अगर चलेगी तो वेग तो होगा ही ना। तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या होगा, प्रारंभिक वेग u होगा और अंतिम वेग अब अगर वेग है तो इसमें हमारी डिस्टेंस भी होगी, यानी कि कुल दूरी भी होगी और समय भी होगा। तो समय हमारा क्या है, समय t है। तो हमारी जो कुल दूरी या तय दूरी जो होगी, कुल दूरी बोलो या तय दूरी, यानी कि सारी जब कुल दूरी जब पहुंचेंगे तो या कुल दूरी होगी या तो हमने जो तय की वो दूरी होगी, यानी कुल दूरी या तय दूरी दोनों सेम होती हैं, ठीक। तो तय दूरी हमारी कितनी होगी, तय दूरी या कुल दूरी क्या है, s, ठीक। अब हमारा अगर अब देखा जाए कि हम समीकरण कैसे निकालेंगे, तो अब देखो गति के समीकरण से, तो समीकरण हमारा पहला क्या होगा, a इक्वल v माइनस यू अपन टी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। ये हमारा क्या है, मेन हमारा जो इससे संबंधित जो हमारा समीकरण है हमारा क्या है, ये है, ठीक। अब देखो हमने क्या बोला था, पहला समीकरण हमारा क्या है, v इक्वल u प्लस ए टी। अब एक एक समीकरण देखेंगे कि ये समीकरण कैसे निकला और बाकी दो जो और हैं वो कैसे निकले, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे v है, इसका मतलब वेग है हमारा, ठीक, वेग है। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे त्वरण है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग। तो अगर यहाँ पे त्वरण की बात करें तो त्वरण हमारा क्या होगा, वेग परिवर्तन, यानी कि त्वरण हमारा क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। फार्मूले से डिफिनेशन याद करो हमेशा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक। अब त्वरण को किससे डिफाइन करते हैं, ए से। अब वेग परिवर्तन है तो v माइनस यू, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है ना, v में u घट रहा है बटे t। अब t को अगर इधर लाओगे तो ये 80 हो जाएगा, v माइनस यू। अब u को इधर उठा लो, u इधर ऐसे लिखो 80 प्लस ये इधर आएगा u इक्वल v, तो v इक्वल u प्लस 80। ये हमारा क्या हुआ, पहला समीकरण निकल आया। इसमें कोई डाउट है किसी को। अब देखो दूसरा समीकरण हमारा क्या था, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस हमारी क्या है, कुल दूरी थी,
अब कुल दूरी का फार्मूला क्या था? औसत दूरी इंटू समय। औसत वेग। औसत वेग है या औसत दूरी? औसत वेग। औसत वेग इंटू समय। समय। औसत वेग क्या था? कुल दूरी बटा बटा कुल समय। औसत वेग हमारा क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय। ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे हमारी कुल दूरी क्या है? अब अगर औसत वेग हम पूछेंगे, इसका मतलब क्या है? मान लिया हम अगर किसी चीज का औसत निकालते हैं, ठीक, मान लिया देखो, जैसे हम एवरेज कोई पढ़ते थे, औसत, औसत क्या होता था? मान लिया 1 2 3 संख्याएं हैं, है ना, ये कोई संख्या लिखी है, तो अगर इससे पूछा जाता था कि औसत क्या होगा, तो उसमें क्या आता था? औसत हमारा क्या आता था? यानी कि कुल हमारे जो नंबर होंगे, है ना, और कुल हमारी जो डिजिट होगी, यानी कि कुल पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। यानी कि क्या कैसे निकलता था? ये कुल हैं हमारे, तो 1 2 3, हमारे पद कितने हैं? 3, तो ये क्या हो गया? 6 बटे, तो औसत हमारा क्या आ जाएगा? ऐसे आता था। अब अगर इस केस में अगर देखा जाए, इस केस में तो हमारा औसत वेग क्या बनेगा? औसत वेग देखो, यहाँ से प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। अब अगर औसत के केस में अगर देखोगे तो दोनों जुड़ के बटे 2 होंगे कि नहीं? नहीं समझ में आया? ये हमारी ऐसा है, औसत वेग u प्लस v अपॉन, ये बनेगा कि नहीं? क्योंकि हमने क्या बोला? u प्लस v, ये हमारा औसत हो गया। औसत फार्मूला क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये हमारे 2 पद हैं, u प्लस v। अब 2 पद हो गए तो बटे 2, और इंटू में क्या, समय तो हमारा ही है, तो समय किसमें है? समय हमारा t है ना। अब देखो, अब अगर t है तो यहां से अगर हम t का मान निकालें, यहाँ पे v है, तो यहाँ पे देखो v का मान यहाँ पे है कि नहीं है? है ना। इसको हम समीकरण 2 मान लें। 2 तो ऑलरेडी है ही है, 3 मान लें, है ना। तो अगर ये समीकरण की वैल्यू हम अगर इस पे रख दें, ठीक, तो अगर ये हमारा 3 समीकरण है तो इसको समीकरण 4 मान लें, है ना। तो अब अगर लैंग्वेज के केस में लिखेंगे तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे समीकरण है, अब समीकरण हमारा क्या है? समीकरण 4 है। समीकरण 4 में अगर v की वैल्यू किस में रख दें? समीकरण 4 में v का मान रखने पर, अब अगर समीकरण 4 में हम v का मान रख देंगे तो देखो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इस इक्वल u प्लस u प्लस 80 बटा 2 इंटू टी। ठीक, अब इसको साफ कर दें। अब देखो यहाँ से, अब देखो u 2 u हैं, तो हमारे 2 u हो जाएंगे, तो यस इक्वल 2 u प्लस 80 बटा 2 इंटू टी।
ठीक, ये ऐसे होगा क्योंकि ये पूरे में है मल्टीप्लाई। अब इसको देखो अलग करो, 2u/2 प्लस 80/2 इंटू, इसको काट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस यहाँ से अगर 1/2 अलग कर लें तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, यहाँ पे मान लो 1 होगा, 1 होगा तो 1/2 और टोटल में क्या है इंटू टी है, तो इस इक्वल क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। समीकरण 2 मिल गया। समझ में आया कैसे निकला समीकरण दूसरा। अब समीकरण तीसरा देखो, पहले ये सारा नोट कर लो, इसको पूरा साफ कर दें। हो गया, साफ करें। दो समीकरण हो गया, तीसरा हमारा समीकरण क्या था, अब तीसरा समीकरण हमारा क्या था, v² - u² इक्वल 2as। v² - u² इक्वल 2as। ठीक, अब अगर इसको हम देखेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या था, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग हमारा क्या बताया था, कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय। तो हमने औसत वेग में क्या बताया था, अगर औसत हम कोई चीज है तो क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ के, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि अगर ये दो चीजें हैं तो उनको क्या होगा, हमारा दो ही पद होंगे, यानी कि दोनों को जोड़ के आधा बोलो, या पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, या दोनों को जोड़ के उसका आधा, सेम दोनों की बात वही है। ठीक, तो u प्लस v बटे 2 इक्वल, दूरी को किससे डिनोट करते हैं, s, है ना। तो अब देखो क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, u प्लस v इंटू टी इक्वल 2s, यही आएगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए t की वैल्यू, तो हमने शुरू में एक फार्मूला लिखाया था जो गति से था, वो कौन सा फार्मूला था, इक्वल v माइनस यू अपान टी। अब अगर हम यहाँ से अगर t का मान निकालें तो देखो क्या आएगा, at v माइनस यू। अब देखो यहाँ से अगर t निकालेंगे तो a हमारा नीचे चला जाएगा, t इक्वल v माइनस यू अपान a। अब अगर हम यही मान इस t पे रख दें, जो ये हमारा मान है, ये हमारा समीकरण 1 था, है ना। तो अब ये वाला कौन सा हमारा समीकरण बनेगा, हम 5 तक समीकरण लिखे थे, तो ये हमारा छठा समीकरण होगा। तो अगर समीकरण 6 में, समीकरण
6 में, ये हमारा छठा समीकरण है ना। टी का मान रखने पर, समीकरण 6 में टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर। अब टी का मान कहाँ से लिया गया है? समीकरण 1 से, क्योंकि हमारा पहला समीकरण यही तो था। तो रखो टी का मान v प्लस यू इंटू टी v माइनस यू अपान ए ए इक्वल टू एस। 2s। अब देखो ये सारे मल्टीपल में है कि नहीं? ये मल्टीपल में है, तो ये हमारा इधर भाग जाएगा। तो v प्लस यू वी माइनस यू टू एस। 2as ये उधर चला जाएगा, है ना। अब फार्मूला हमने एक क्या पढ़ा था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। माइनस बी, ये फार्मूला पढ़ा था। अब देखो, देखो ए की जगह पे v है और b की जगह पे, यू है, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो यानी फार्मूला क्या बन जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as। समझ में आया? अब समझ में आया गति के समीकरण कैसे निकलते हैं? नोट कर लो। हो गया। साफ करें। अब हमने आपको कुछ डिफिनेशनें बताई थी, डिफिनेशन थी जो, वो बताओ। एक बोला था हमने विस्थापन, ठीक। एक क्या बोला था? दूरी। एक क्या बोला था? त्वरण। इसकी डिफिनेशन क्या बताई थी? विस्थापन हमने क्या बताया था? बताओ। हमने क्या बोला था? अगर हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, चली गई दूरी, तो ये हमारी क्या होगी? विस्थापन। हमने क्या बोला था? निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन का विस्थापन। तो अगर फार्मूला देखेंगे तो क्या बनेगा हमारा फार्मूला? निश्चित दिशा में चली गई दूरी या तय की गई दूरी। बटा समय। ठीक। अब दूरी क्या होगी? एक दूरी क्या बताई थी? एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी। त्वरण क्या बताया था? क्या बताया था? वेग परिवर्तन बटा समय वेग परिवर्तन की दर को समय
त्वरण कहते हैं। दूरी क्या बताई थी? चाल थी हमारी। चाल क्या था? दूरी बटा समय। समय। और अगर दूरी अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? चाल इंटू समय। ये निकालेंगे तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। क्या निकलेगा? 4 इंटू समय। नहीं समझ में आया? और कोई फार्मूला था? अच्छा, एक होता है मंदन। मंदन क्या होता है? मंदन जो हमारा होता है वो त्वरण का जस्ट अपोजिट होता है। समय के वेग परिवर्तन। नहीं, जैसे त्वरण हमारा है वे, सबसे पहले समझो मंदन होता क्या है। जैसे मान लिया कोई बाइक चला रहा है बंदा, ठीक, तो अगर बाइक वो चला रहा है तो उसमें हम ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने का क्या मतलब है? उसमें हमारा जो है मंदन बल कार्य कर रहा है। जब यानी कि ब्रेक लगाने पे जो हमारा बल होगा वो क्या कौन सा काम करेगा? मंदन। जब मंदन काम करेगा उसी के कारण हमारी गाड़ी जो होगी रुकेगी। ठीक, सारी डिफरेंसें आ गई। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक।